हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रल कैलकुलस भी बोलते हैं। हमें बात करनी है कि एक्चुअल में ये होता क्या है। हम डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं, अब हमें बात करनी समाकलन होता क्या है। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो यहां पर मैं एक लाइन लिख रहा हूं, पहले आप उसको देखिए। इट इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर मैंने इंग्लिश में लिखा है तो इसको हिंदी में भी लिख देते हैं। यह अवकलन के विपरीत होता है। ठीक है दोस्तों, ये लाइन समझ में आई। जो आपका समाकलन रहता है, इट इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है दोस्तों, जो आपका अवकलन होता है उसका यदि हम विपरीत कर दे यानी कि उसका हम अगर उल्टा कर दे तो वो क्या बनता है? आपका समाकलन बनता है। ठीक है दोस्तों, ये तो होगी बात के समाकलन की डेफिनेशन, ऐसा बोल सकते हैं। अब एक्चुअल में समाकलन होता क्या है तो यहां देखिए दोस्तों, यदि मैं आपको एक ग्राफ बनाता हूं कुछ इस तरीके से, और यहां पर मैंने एक एरिया लिया, यहां पर मैंने एक ऐसा एक एरिया ले लिया है, इतना सा एरिया लिया है मैंने। अब मुझे पता करना है कि इसका एरिया क्या होगा, मुझे एक वैल्यू चाहिए इसके एरिया की। तो अगर ये वर्ग होता, जैसे अगर बात करूं, अगर ऐसा कुछ वर्ग होता तो मैं इसका एरिया निकाल सकता था। कैसे? ए स्क्वायर करके। सर्कल होता तो पाई आर स्क्वायर करके मैं एरिया निकाल सकता था। मगर ये कुछ रैंडम ही एक डायग्राम टाइप में बना हुआ है, तो इसका मैं एरिया कैसे निकालूं? तो यहाँ पर मुझे कुछ समझ में नहीं आया, बहुत दुविधा हो रही थी कि इसका एरिया कैसे निकाला जाए। तब एक थोड़ा सा आइडिया लगा हमें कि क्या हम इसको थोड़ा सा छोटे छोटे टुकड़ों में क्या तोड़ सकते हैं। ठीक है, तोड़ के देख लेते हैं। तो हमने क्या किया, इसको ऐसे छोटे से टुकड़े में एक तोड़ा। तो ये जो छोटा सा टुकड़ा हमने तोड़ा, ये हमको एक हल्का सा कैसा दिखा? रेक्टेंगुलर शेप में, यानी आयताकार शेप में हमको ये दिखा। तो हमने क्या सोचा, इस छोटे से अगर आयत का हम अगर एरिया निकाल ले, और ये जितना टोटल जो पूरा ऐसा बना हुआ है ये स्ट्रक्चर, इसके अंदर से छोटे 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 आयत निकाल ले, उनका एरिया अगर हम कैलकुलेट कर ले और उनको सबको जोड़ दे, तो मुझे इस पूरे जो डायग्राम बना हुआ है इसका एरिया निकल कर आ जाएगा। हाँ, ये बात सही है। तो अब ये जो ऐसा तो हम कर नहीं सकते थे, कैसे इसको कोई अगर एरिया मिला रैंडम तो उसको बार बार ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़े, हर एक टुकड़े का क्या निकाले हम? एरिया निकाले, फिर उनको जोड़े, कितना लंबा प्रोसेस हो जाता। तो इस लंबे प्रोसेस को छोटा करने के लिए हमने एक नई सूत्र का अनावरण किया, समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन क्या करता है? ये जो प्रोसेस रहती है ना, सबका छोटा छोटा एरिया निकालना और उसको जोड़ने की, ये इसको एक ही फॉर्मूले से सॉल्व कर देता है। तो ये होता है आपका क्या? इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन। देखिए, अब देखिए, ये जो था मेरा कुछ एक्स एक्सिस थी, ये वाली कुछ एक्सिस थी, मेरी वाई एक्सिस थी। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या किया, एक छोटा सी एक स्ट्रिप कट करी, और ये स्ट्रिप का जो एक्स दिशा के अंदर जो डायमेंशन था वो कुछ था dx, यानी कि छोटी सी लेंथ थी इसकी, dx लेंथ थी। और वाई एक्सिस में इसकी जो यहां से लेके यहां तक की लेंथ थी वो कितनी दे रखी थी? y दे रखी थी। कितनी दे रखी थी? y दे रखी थी। तो ये जो स्ट्रिप थी, इस स्ट्रिप का जैसे मैंने एरिया कैलकुलेट करा तो ये जो निकल कर आया dx, और यहां से लेके यहां तक क्या था? y। जैसे मैंने इसका एरिया निकाला स्ट्रिप का, मेरे पास में क्या निकल के आया? y डॉट dx। ठीक है दोस्तों, इसे मैं और भी एरिया निकाल सकता था। कैसे? देखिए दोस्तों, यहाँ का भी एरिया हो जाता, यहाँ का भी ऐसा एरिया निकल जाता, और यहाँ का भी एरिया निकाल जाता। यानी कैसे छोटे छोटे स्ट्रिप को मैं कट करके इनको अगर मैं जोड़ देता तो मेरे पास में क्या निकल कर आ जाता? इस पूरे डायग्राम का एक एरिया निकल कर आ जाता। ठीक है दोस्तों, अब इतना टाइम तो हमारे पास में था नहीं कि एक एक स्ट्रिप का निकाले, तो हमने फॉर्मूला डिराइव कर दिया जिसको हमने नाम दिया समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन। तो अब इंटीग्रेशन होता क्या है? इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि एक छोटा सा टुकड़ा हमारे पास अवेलेबल रहता है, उस छोटे से टुकड़े की सहायता से हम पूरा एरिया निकाल लेते हैं। किसके थ्रू? लिमिट्स के थ्रू। ठीक है दोस्तों, कैसे? चलिए देखते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूं, इतना समझ में आया y डॉट dx। अब देखिए, इसको हम रफ कर देते हैं। ये आपने नोट कर लिया है? चलिए, नोट कर लिया होगा। इसको हमने रफ किया दोस्तों, वो स्ट्रिप हम अभी रहने देते हैं। ये हमारा कुछ इस टाइप से और डायग्राम था, ये हमारा कुछ डायग्राम था। ठीक है दोस्तों, यहाँ हमने स्ट्रिप ले ली थी ये वाली,
कितना लिया था, यहाँ से लेके यहाँ तक ली थी हमने y, और ये लिया था हमने कितना dx, और ये हमारा था x एक्सिस, ये हमारा था y एक्सिस। क्लियर है दोस्तों। अब मैंने क्या कहा कि इस एरिया में से भी मैंने दो लिमिट चूज कर ली। कैसे, देखिए मैंने क्या बोला, ये इतना बड़ा एरिया है ना, मेरे को पूरा कैलकुलेट नहीं करना है। मैं क्या चाहता हूं कि ये यहां से लेके इस लाइन से लेके इस लाइन तक के बीच का मुझे एरिया निकाल के बता दो, यानी कि ये जो लाइन मैंने दो लाइनें खींची है इनके बीच का एरिया निकाल के बता दो। तो कैसे निकाले, तो हमने देखा कि ये वाली जो पहली वाली लाइन थी इससे कुछ x1 पर थी, और ये दूसरी लाइन थी इससे कुछ x2 पर थी। हमने इतना नोटिस करा। क्लियर है दोस्तों, ये समझ में आया आपको, ठीक है। अब यहां पर भी जो कंडीशन है ये ऐसी होनी चाहिए कि जो y जो है वो फंक्शन होना चाहिए x का, ये तभी आप लगा सकते हो। आपको ये पता ही है y फंक्शन हो x का, यानी कि फलन हो x का, इसका मतलब क्या होता है डिफरेंशिएशन में हम देख चुके। अगर आपने नहीं देखा तो आप मेरा प्रीवियस वाला वीडियो देख लीजिए अवकलन से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, चलिए ये समझ में आया, यानी कि ये पॉइंट था हमारा x1 और ये पॉइंट था x2। अब मुझे क्या निकालना था, ये एरिया निकालना था। इसके अंदर एक स्ट्रिप ले ली हमने, एरिया इज इक्वल टू y डॉट dx। अब इसका जो एरिया निकालना था उसके लिए हमने क्या किया, हमने y डॉट dx लिखा, ठीक है। और ये किसके बराबर था, एरिया के। अभी जो एरिया था छोटा सा था तो छोटे से एरिया को मैंने लिख दिया dA, ठीक है। फिर मैंने क्या कर दिया, इसका समाकलन कर दिया। समाकलन का मतलब क्या होता है, आप देखिए दोनों साइड में मैंने क्या करा, एक ऐसा एस बनाया, इधर भी एक ऐसा बना दिया। अब ये जो एस रहता है ना, ये शो करता है किसको, समाकलन को। क्लियर है दोस्तों, चलिए अब मुझे बताइए, ये एक डीए था, एक ऐसा डीए था, ये एक और डीए यहां पर होगा, थोड़ा सा पास में होगा। ऐसे में इस स्ट्रिप के अंदर छोटे छोटे डीए काट सकता था, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे में स्मॉल स्मॉल डीए काट सकता था। अब ये छोटे छोटे जो डीए थे इनको अगर मैंने जोड़ दिया तो मेरे पास एक बड़ा एरिया मिल जाएगा। तो इंटीग्रेशन क्या करता है कि ये जो डीए था, इसे छोटे छोटे डीए को मैंने जोड़ दिया तो मेरे पास में एक बड़ा ए मिल जाएगा, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ डीए क्या होता है, कैपिटल ए। ठीक है दोस्तों, अब y डॉट dx दे रखा है मुझे, क्लियर है। अब ये मुझे एरिया जो निकालना है, कहां से कहां तक निकालना है, इस x1 से लेके इस x2 तक निकालना है, यानी कि मेरे को लिमिट दे रखी है, मुझे लिमिट दे रखी है। यानी कि एरिया लिमिट कैसे लगाते हैं, कि जो s रहता है ना, इसके यहां पर कहां से कहां तक है, x1 से x2 तक। तो ये जैसे आपने बाउंडेशन लगा दिया तब जो आपका एरिया निकलेगा ना, वो x1 और x2 के बीच का निकलेगा। ठीक है दोस्तों, यहां से हम ये स्ट्रिप को हटा देते हैं। चलिए ये क्लियर है दोस्तों, ये समझ में आया आपका, ये पूरा क्लियर हो चुका है। चलिए अब यदि मैं बात करूं तो मेरा जो ये डीए रहेगा, ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा ये तो। और ये क्या दे रखा है मुझे, x1 और x2 और y डॉट dx, ये स्ट्रिप थी अपनी। ये y और ये dx। ठीक है दोस्तों, इसका समझ में आया। अब हमको जो y दे रखा है वो y कैसा दे रखा है, हमें y दे रखा है x की पावर n, ये हमें y दे रखा है, यानी कि y और x का कुछ इस तरीके से संबंध है। ठीक है दोस्तों, तो y की जगह हम वैल्यू पुट करते हो तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास में, x1 x2, y की जगह कितना आ जाएगा, x की पावर n डॉट dx। जैसे ही हमारे पास ये टर्म आ चुकी है तब हम क्या देखेंगे, यहां पर x है, यहां पर भी क्या x है, यानी कि इसका और समाकलन हो जाएगा। तो कैसे होगा समाकलन, देखिए समाकलन ऐसे होगा, जो n है, समाकलन का मतलब होता है जोड़ना। जोड़ना यानी कि अगर मैं x को उसे यहां से तोड़ के अगर यहां ले आता हूं तो ये छोटा हो जाएगा, इसको मेरे को बड़ा करना है, क्योंकि छोटा सा स्ट्रिप लिया था और उसको बड़े रूप में हम देखना चाहते थे। तो यहां क्या हो जाएगा, x की पावर n प्लस 1, और जैसे ही x की पावर n प्लस हुआ, x कितना वजन झेलने के लिए बना था, n का वजन झेलने के लिए बना था, मगर यहाँ पर n प्लस 1 हो चुका है, यानी कि वजन बढ़ गया है। वजन बढ़ गया है तो ये n प्लस 1 ऐसा कैसा x के नीचे उतर कर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये दिख रहा है आपको, चलिए आपको दिख रहा है, यानी कि x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, ये इंटीग्रेशन होता है x की पावर n डॉट dx का। अब यहाँ पर ब्रैकेट लगाइए, ब्रैकेट की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि लिमिट थी। लिमिट यहाँ लिखिए x1, यहाँ लिखिए x2। इतना क्लियर है दोस्तों। चलिए इस इतने से को आप नोट करिए, डायग्राम हटा देते हैं हम। चलिए दोस्तों, आपने नोट कर लिया होगा, ये डायग्राम हम हटा देते हैं। अब आपके पास में जो आया है, अब आपके पास में जो आया है वो क्या आया, देखिए a इज इक्वल टू आपके पास में आया है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और आपने लिमिट कहां से कहां तक दी थी, x1 से x2 तक।
अब आपको लिमिट को पुट करना है, तो लिमिट को पुट कैसे करोगे आप देखिए, सबसे पहले आती है अपर लिमिट, फिर आती है आपकी लोअर लिमिट। ठीक है दोस्तों, तो अपर लिमिट को पुट करा तो x की जगह क्या आ जाएगा, x2 की पावर n+1 अपॉन में n+1। फिर आता है माइनस, ये होता है क्या, अपर लिमिट पुट करी, फिर माइनस का सिंबल लगाया, फिर लोअर लिमिट पुट कर दी। लोअर लिमिट में क्या है, x1 की पावर n+1 अपॉन में n+1। तो ये आपका क्या निकल के आ गया, उस पर्टिकुलर पोर्शन का एरिया निकल कर आ गया। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है आपका इंटीग्रेशन। अब मैंने क्या स्टार्टिंग में जो डेफिनेशन लिखी थी, क्या लिखी थी, ये रिवर्स होता है आपके अवकलन का। तो कैसे होता है देखिए, आपने देखा था d/dx ऑफ x की पावर n, ठीक है, या फिर आपने क्या देखा था, आप इसको ऐसा देख लीजिए, dy/dx इज इक्वल टू, आपको निकालना था और आपको y दे रखा था कितना, x की पावर n ऐसा कुछ दे रखा था, और हमने इसका निकाला था क्या, d/dx ऑफ x की पावर n। ये दिख रहा है दोस्तों, आप क्लियर है। चलिए एक काम कीजिए, इसको रफ कर देते हैं, फिर अपन इसको डिस्कशन करते हैं इसको रिवर्स कैसे बोलता है। तो आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, पहले जल्दी से नोट डाउन कर लिए। चलिए दोस्तों, आपने नोट कर लिया होगा, यहां देखिए हमने लिख रखा है d/dx ऑफ x की पावर n। इसका जो अवकलन था क्या था, n x की पावर n-1। तो d/dx ऑफ x की पावर n का अगर अवकलन ये है, तो ये जो आंसर आया है इसका अगर मैं समाकलन कर देता हूं तो मुझे x की पावर n मिलना चाहिए। इसी का मतलब होता है कि जो समाकलन है वो आपका अवकलन का उल्टा है। ठीक है दोस्तों, अवकलन ये था, अभी जो उत्तर आया इसका समाकलन कर दूंगा तो मुझे वापस x की पावर n मिलना चाहिए। तो क्या मिलता है, चलिए देखिए, n-1 इस dx को मैंने इधर लिया तो डॉट dx हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ क्या बचा होगा, dx की पावर n, यानी कि छोटा सा रूप बना होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं, अगर जैसे ही मैंने इसका इंटीग्रेशन करा तो क्या हो जाएगा, n तो एज इट इज रहेगा, x, अब इंटीग्रेशन में क्या होता है, ये जो पावर रहती है +1 हो जाती है, तो n-1 +1। अब ये जो x था ये n-1 के लिए बना था, मगर पावर कितनी हो चुकी है, x n-1 +1, तो ये पूरी पावर उतर कर कहां आ जाती है, नीचे, क्या हो जाएगा, n-1 +1। अब देखिए ये +1 से -1 कट गया, यहां भी +1 से -1 कट गया, आपके पास में क्या बचा, n x की पावर n अपॉन में n, और अब इस n से n भी कट गया, तो आपके पास में क्या है, x की पावर n। यानी कि जैसे ही आपने d/dx ऑफ x की पावर n का अवकलन करा था तो n x के पावर n-1 मिला था। जैसे ही आपने इसकी वैल्यू का क्या कर दिया, समाकलन कर दिया, तो वापस से आपको x की पावर n मिल गया। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब होता है कि ये जो है समाकलन जो है अवकलन का विपरीत है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है, यानी कि अवकलन से जो रिजल्ट प्राप्त होता है उस रिजल्ट का समाकलन करने पर वापस से अवकलन जिसका किया था वही वाली वैल्यू हमें मिल जाती है। क्लियर दोस्तों, ये समझ में आया। अब मैं आपको फॉर्मूलेज लिख देता हूं इंटीग्रेशन से रिलेटेड, वो आप नोट डाउन कर लीजिए। जैसे हमने डिफरेंशिएशन के लिए जैसे फॉर्मूले लिखे थे ट्रिग्नोमेट्री वाले sin x cos x के, वैसे इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूलेज है, तो आप लिख लीजिए, उनको याद कर लीजिए, आपको आगे ये काम आएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए दोस्तों, यहां पर बोर्ड पर आपको फॉर्मूलेज लिखे हुए दिख रहे हैं, ये इंटीग्रेशन है और ये जो है ये रिवर्स है किसका, आपका अवकलन का। देखिए दोस्तों, अगर आपको कुछ कांस्टेंट वैल्यू दे रखी हो 1.dx, अगर इसका इंटीग्रेशन करते हो तो आपके पास में क्या आएगा, x प्लस एक कांस्टेंट। अगर 1/x.dx दे रखा हो तो क्या आएगा, log x प्लस एक कांस्टेंट c। देखिए वहां क्या था, log x का जो अवकलन था क्या था, 1/x था, तो ये 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही cos x का sin x प्लस c, sin x का क्या हो जाएगा, माइनस का cos x प्लस c, sec स्क्वायर x.dx का क्या हो जाएगा, tan x प्लस c, और ये बाकी के भी आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आया। अब खाली इतना सा आपको ध्यान रखना है कि पीछे का जो dx वाली टर्म है और आगे का जो ये x है, ये तभी अवकलन हो पा रहे हैं, यानी तभी समाकलन हो पा रहा है जब साइन का जो थीटा है वो भी x में, और जो चेंज दे रखा है ये dx, ये भी काय में दे रखा हो, x में दे रखा हो, यानी कि दोनों वैल्यू एक जैसी होनी चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हो, इसका समाकलन कर सकते हो। अब आप सोच रहे होंगे यार ये c c c, ये c और ये c क्या आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ नहीं है, यहाँ देखिए अभी जो हमने एक क्वेश्चन करा था उसके अंदर जो यहाँ पर दे रखा था, लिमिट दे रखी थी x1 to x2 ऐसी कुछ लिमिट दे रखी थी, यहाँ पर लिमिट नहीं दे रखी है, यानी कि ये कुछ भी हो सकती है लिमिट। जब आपको लिमिट नहीं दे रखी हो तब आपके पास में कांस्टेंट आता है c, यानी कि अगर जैसे कि 1/x.dx दे रखा है, इसके साथ में लिमिट नहीं दे रखी है, तो इसका आपको पता है समाकलन क्या होता है, log x प्लस करके आपको c लिखना पड़ेगा। ये c बताता है कोई कांस्टेंट को।
ठीक है दोस्तों, यदि आपको देखिए यहां समझा देता हूं मैं थोड़ा सा, यदि आपको ऐसा दे रखा हो x की पावर n डॉट dx और लिमिट दे रखी हो x1 और x2, तब इसका जो अवकलन हो जाएगा क्या हो जाएगा, x की पावर n+1 अपॉन में n+1, और यहां पर आप लिमिट लगा दोगे कहां से कहां तक, x1 टू x2, और लिमिट पुट करते आपको आती है, क्या करोगे, पहले अपर लिमिट पुट करोगे, फिर माइनस लगाओगे, फिर लोअर लिमिट पुट कर दोगे। ठीक है दोस्तों, यदि आपको ऐसा दे के रखे क्या, x की पावर n डॉट dx, यानी कि लिमिट दी ही नहीं रखी हो, तब आप इसका जो समाकलन करोगे क्या आ जाएगा, x की पावर n+1 अपॉन में n+1 प्लस c, एक कांस्टेंट। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखने वाली बात है। आपका जो कोर्स है आईआईटी हो गया, नीट हो गया, इनकी एग्जाम में क्या होता है, ये दोनों टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन हमेशा अटक जाते हैं। कैसे, कई बार सी लेना पड़ता है, कई बार सी नहीं लेना पड़ता है, तो कब लेना है कब नहीं लेना है इसका ध्यान आपको रखना होगा। कैसे, यदि आपको लिमिट यानी कि सीमा अगर दे रखी हो तब आपको कांस्टेंट नहीं लेना है, अगर लिमिट या सीमा नहीं दे रखी हो तब आपको कांस्टेंट लेना है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो प्रोसेस था अपना पूरा इंटीग्रेशन का था, इसका जो क्वेश्चंस रहेंगे, हम अपना जो 11th का चैप्टर रहेगा वेलोसिटी और ये, उसके अंदर हम आपको समाकलन और अवकलन दोनों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे हम वहां पर देखेंगे। क्लियर दोस्तों, तो यहाँ पर हमने बेसिक देख लिया है कि अवकलन होता क्या है, समाकलन होता क्या है। क्लियर है दोस्तों, अगर आपने नोट नहीं किया हो तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए, तो यहीं तक हम अपना लेक्चर को रखते हैं, फिर जो भी आगे के चैप्टर्स रहेंगे वो आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस, आई होप आपको ये जो इंटीग्रेशन जो है आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समाकलन और इंटीग्रेशन, समाकलन और अवकलन दोनों को अच्छे से समझना है तो आप हमारा प्रीवियस लेक्चर भी देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।